गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल मार्केट पढ़ा था और आज हम एक और हिस्सा इसका पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि मार्केट होता क्या है और आज देखेंगे कि ये मार्केट करता क्या है। ठीक है, और आपको लगेगा कि इतना मार्केट पे हम एम्फेसाइज करने क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे बहुत सारा ऐसा टर्म आता है जैसे जीडीपी एट द मार्केट कॉस्ट, या बहुत ज़्यादा मार्केट का वर्ड का यूज आता है और हमें वहाँ पे वो वर्ड का मतलब नहीं पता होता है, तो हम बस ऐसे ही खेल के निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये पता रहेगा तो फिर हमें वो चीज़ एकदम हमेशा के लिए कोर तक समझ में आ जाता है। फिर जब हमें क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो हम इतना डिटेल्स रहता है कि हम कंफ्यूज कहीं नहीं करते हैं। तो और आपको ही पता है कि हमारा जो ये सीरीज है पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स, इसमें मकसद ही यही है कि हर टॉपिक को इतने सिंपल वे में समझाया जाए कि आपका कंफ्यूजन वाला जो आपका जोन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट ये क्या होता है? की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मार्केट इंक्लूड एक्सचेंज मैकेनिज्म। ऑब्वियसली आपको अगर इसका डेफिनेशन देखिएगा तो ये था ही कि वो एक्सचेंज करता है, कि ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एक्सचेंज का। आप देखिए ये दो वर्ड को मैंने क्यों लिखा है यार, ये दोनों एक ही वर्ड नहीं है, प्लेटफॉर्म और मैकेनिज्म। अब देखिए प्लेटफॉर्म, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप और आपके दोस्त अपने छत पे जाके कोई डील करते हैं। ठीक है, तो क्या वो डील एज इफ लाइक इकोनॉमिक डील, ऐसा नहीं कि बस दोस्त दोस्त कल हम एक काम करेंगे, वो डील नहीं। हाँ, एक इकोनॉमिकल डील करते हैं। लाइक आप क्या बोलते हैं कि यार तेरा बैग मेरे को पसंद है, तू मेरे को 800 में बेचेगा क्या? एकदम सिंपल ही हो सकता है, आपको पता है। तो ये इटसेल्फ एक मार्केट हो जाता है। तो मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि भिंडी बाजार चाहिए हमें। ठीक है, मार्केट का बस ये पता होता है एक ऐसा स्पेस जहां पे हम ट्रांजैक्शन कर पाए। ठीक है, तो हम जब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो क्या हो गया, आपको ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का आपका क्या था, वो आपका घर का छत। तो वो छत आपका आपको एक मार्केट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रांजैक्शन किया इकोनॉमिक, जिसमें आपने दोस्त से आपका दोस्त सेलर हो गया, आप बायर हो गए, और इस दोनों को, सेलर और बायर को, आपके छत ने मिला दिया। और दूसरा मैकेनिज्म, अब मान लीजिए आप क्या करते हैं कि अपने दूसरे दोस्त से जो कि दूर रहता है उसको बोलते हैं यार अपना तू सॉफ्टवेयर भेज दे मेरे को, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मेरे पास नहीं है, मैं तेरे को यूपीआई से कुछ पैसा ट्रांजैक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि यूपीआई ने आपको एक मैकेनिज्म दिया, क्या? तो एक चीज को खरीदने के लिए, तो जिस भी ऐप के थ्रू या जिस भी मैकेनिज्म के थ्रू आप अपना पैसा दे रहे हैं उसे, और उससे कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो मैकेनिज्म भी आपको एक मार्केट हो गया। तो मैंने ये वर्ड दोनों को इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया कि जनरली आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ एक फिजिकल स्पेस ही होना जरूरी है। ठीक है, और दिस कैन अकर थ्रू वेरियस मीन्स एज डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन, फेस टू फेस निगोशिएशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। जो अभी हमने एग्जांपल लिया वो यही था। ठीक है, तो हमारा मकसद पहला यहाँ पे हो गया। अब बताइए, जैसे अगर ये पार्ट हमने नहीं दिया होता और क्लास में आपको ऑप्शन आ जाता कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फिजिकल स्पेस होना जरूरी है, तो आपको लगता है नहीं यार मार्केट बिना फिजिकल स्पेस के कैसे हो सकता है, और वहां आप उसको काट देते और गलत हो जाता। तो ये सब क्लासेस का मतलब ही यही होता है कि जो आपका डाउट वाला स्पेस है ना, उसको डिसमेंटल कर देना। ठीक है, अब प्राइस डिटर्मिनेशन। अब मार्केट आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ प्राइस। आपको जो अभी मैंने बोला था कि वो काम नहीं चलेगा कि दोस्त दोस्त तुम हमको बैग दे दो, हम तुमको अपना बॉल दे देंगे। ठीक है, नहीं, वो नहीं चलेगा। ये आपने जो किया वो बार्टर सिस्टम हो गया। इसमें प्राइस होना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड को हमें याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है यार? सर्व एज अ सिग्नल्स ऑफ रिलेटिव स्कैर्सिटी। ये क्या होता है यार? ऐसे तो हमने पहले जो हमारे पुराने वीडियो है उसमें हमने बताया एक टर्म को कि हमारा जो रिसोर्सेज है हमारे पास स्केर्स है। तो इस स्केर्स वर्ड का क्या मतलब होता है हमारे एक वीडियो में है, आप शुरुआती वीडियो में आप जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये वहीं से आता है। क्यों? अगर कोई चीज मान लीजिए आपके दोस्त के पास 1 बिलियन बैग रहता, तो आप क्या बोलते हैं यार, दे दे यार तेरे पास इतना है, तो वो बोलता है ठीक है ले ले भाई, तो मेरे भी कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या कि उसके पास बस वो एक ही बैग है या 5 ही बैग है या 25 बैग है, तो इवेंचुअली वो जो अमाउंट है वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा ना। शायद आप उससे खरीदना चाह रहे हैं या उसका आपका एक और दोस्त उससे खरीदना चाह रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे खरीदना चाह रही है, तो लाइक उसके बैग 25 कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ही होता है जब कोई चीज पे प्राइस लगता है, ये इसका मतलब होता है कि वो चीज लिमिटेड सप्लाई में है। ठीक है, ठीक है, तो इसका बस यही मतलब होता है कि मार्केट हम वही चीज खरीदने जाते हैं
जो कि लिमिटेड सप्लाई में है। जैसे मान लीजिए कि आप एक जंगल में रहते हैं, वहां पे आपको कोई घास बेचने आ जाए, तो आप क्या बोलिएगा, भाई देना है फ्री में दे, ना देना तो मैं अपने बगल में जाऊंगा घास नोच के ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अबंडेंट सप्लाई में है। लेकिन वही आप मार्केट में जाके, जैसे मान लीजिए इसका परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं, बालू जो हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करवाते हैं, वहां पे बालू भी हमको खरीदना पड़ता है। लेकिन आप बोलेगा, अरे सर आप तो बोले वो तो अबंडेंट सप्लाई में है, अर्थ पे इतना सारा है, तो उसको क्यों हम खरीद रहे बेच रहे हैं? क्योंकि एक्सेस टू दैट अबंडेंट सप्लाई हमारा लिमिटेड है। क्यों? अगर आप में इतना हिम्मत है तो आप जाइए और नदी में से निकाल के बालू ले आइए। लेकिन उस पर से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस भी लगा के रखा हुआ है। वो इसलिए लगा के रखा हुआ है कि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर सब लोग निकालने लगे तो वो बालू वहां पे खत्म हो जाएगा, नेचर का अलग प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन वो सब अलग टॉपिक है, हम उस पर नहीं आ रहे अभी। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इवेंचुअली कोई चीज का अगर सप्लाई जब तक कम नहीं रहेगा तब तक उस पर प्राइस नहीं लगेगा। अगर उसका सप्लाई अनलिमिटेड है तो उस पर पैसा कभी नहीं लगेगा। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, नेचर ने हमें अबंडेंट ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो उस पर पैसा लगता है क्या आपका? नहीं लगता है। लेकिन वही जब वेंटिलेटर पे आदमी जाता है तो उसी ऑक्सीजन का आप हजारों हजारों पैसे देते हैं। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि जब हम आकाश से हवा ले रहे हैं तो उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, और जब हॉस्पिटल में जा रहे थे उसका हमको पैसा लग रहा है? इसका वही है कि जो आकाश वाला ऑक्सीजन है वो हमारे पास अबंडेंट सप्लाई में है, और जो वहां वाला ऑक्सीजन है ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट कुछ कॉम्पोजिशन होते होंगे, जो कि मरीज को शायद ज्यादा प्रेशर में ऑक्सीजन मिलता होगा, जो भी उस प्रेशर वो वाला ऑक्सीजन हमें नेचुरली नहीं मिलता, तो इसीलिए उसका प्राइस है। तो अंतर क्या हुआ कि वो अबंडेंट सप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो हमारा मकसद ये था। पहला था आपका लैंडस्केप पे बात किया कि जरूरी नहीं कि लैंडस्केप होना। दूसरा हमने बात किया कि इसका प्राइस होना। प्राइस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि ये एक स्केर्स रिसोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है, तो इस पे अभी हम इस पे एक क्लास करेंगे, तो उसके बाद आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी बस इतना, एक इंग्लिश वर्ड की तरह इसको हम लेके चलते हैं कि एक ने मांगा इतना कि मुझे इतना कुछ चीज दे दो, ए दे दो। दूसरे ने बोला मेरे पास बस इतना है, तो भाई इसमें ये जोन सिमिलर आता है, तो इसी पे हमारा तय हो गया प्राइस कितना। ठीक है, इसको अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, इस पे क्लास है तो आपको आ जाएगा। बेसिकली डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करता है। इसको जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ठेला पे मान लीजिए आपको 100 किलो आम अटता है, ठीक है, तो उसके पास 100 किलो ही आम है। अब होता क्या, वहां पे 200 आदमी आ जाते हैं, बोलते सब हमको एक एक किलो दो। तो कहीं ना कहीं जाके वो जब वो 80 किलो बेच देगा अपना, तो बोलेगा ना भाई मेरे पास अब 20 किलो बचा है, अब इसका हम दाम कर रहे हैं, जो हम 100 में बेच रहे थे ना, अब इसका हम 800 रुपए दाम कर देंगे। तो बाकी का जो 20 किलो है हम 800 रुपया पर किलो हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, रुपीज जो भी यूनिट है 800 रुपया पर केजी। ठीक है, रुपीज 800 पर केजी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि अरे अभी भी 80 आदमी खरीदा था, अभी तो 120 आदमी बचा हुआ है, और इस 120 आदमी में से कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा 20 किलो। तो हम थोड़ा दाम ज्यादा बढ़ा देते हैं, शायद बहुत लोग उसमें भी तैयार हो जाए। तो डिमांड और सप्लाई आपको डिसाइड करता है। कॉम्पिटिशन, तीसरा, पहला हो गया हमारा लैंडस्केप, दूसरा हो गया प्राइस, तीसरा होता है मार्केट ऑफन एग्जिबिट कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स विच लीड टू एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। अब दो ठेला था जो अभी हमने एग्जांपल दिया, ठीक है। अब पहला वाला ठेला, दोनों के पास वही 100 किलो, उसके पास भी 200 आदमी, ये सब सब कुछ आदमी। लेकिन जो ये पहला वाला ठेला ना, उसके पास ना आम थोड़ा सड़ा गला हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा वाला ना, उसके पास ना मस्त ताजा एकदम मालदा आम है, ठीक है। तो वो आप किसके पास जाइएगा खरीदने? ऑब्वियसली सेकंड वाले के पास जाइएगा। जबकि आपको पहला वाला बोलेगा सर हम उसे कम पैसा में दे देंगे, लेकिन आप बोलेगा नहीं यार तुम्हारा आम अच्छा नहीं है, तो हम दूसरे वाले से खरीदेंगे। तो यहाँ पे अगले दिन जब आएगा दोनों, तो पहला वाला क्या बोल के आएगा, नहीं यार सड़ा आम तो हमको नहीं लाना है, वो तो बिकता ही नहीं है, हम तो पैसा कम करके भी देख लिए नहीं बिकता। तो इवेंचुअली ये हुआ क्या, मार्केट ने क्या किया, जो बायर आए थे 200 और जो वहां पे दो ठेला लगाए हुए थे, ये मिल के आपस में क्या किए, इसने ने क्या किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है, दो आम है, वो हमेशा मस्त रहना जरूरी है। अगर वो हमारा बढ़िया नहीं रहा तो वो मार्केट में एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो हमारा मार्केट चीजों को कॉम्पिटिटिव बनाता है ताकि चीजें अच्छे बन सके। अब सोनी ने मान लीजिए आपको एक टीवी बनाया, सैमसंग ने बनाया, एलजी ने बनाया, अब कौन अच्छा है वो कस्टमर डिसाइड करेगा। तो ये मार्केट में हो क्या रहा है, कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। अब व्हाट आर दीज डूइंग, अच्छा ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल लिया, मैं आपके क्वेश्चन के लिए कौन, मतलब आप कैसे सोचते हैं उसके लिए रखा हुआ है मैंने, कि मान लीजिए जो हमारा एनपीसीआई है, ठीक है, फिर ये अभी आने वाला है, अभी बहुत हल्ला है इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए,
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो आपको क्या लगता है ये जो जैसे ये मार्केट, पहले तो ये दोनों होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए। आप मैं आपको अभी समझाया हूं, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं मार्केट है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की एक डिजिटल समझिए लैंडस्केप है। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारा ये जो दोनों डिजिटल लैंडस्केप है वो कंपटीशन को कम कर रहा है? लाइक अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ हथियाने लगेगा तो फिर प्राइवेट वाले प्लेयर करेंगे क्या? तो इसको देखने का दो नजरिया है, ठीक है। अब इसको या तो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट आपको अनफेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपना पैसा खुद तो लगाता नहीं है। वो गवर्नमेंट कहाँ से लाता है? टैक्स से पैसा ले आता है, और फिर टैक्स से एक्स्ट्रा उसके पास पैसा आ गया, उसके बाद कुछ कुछ बनाने लगता है, जैसे एनपीसीआई बना दिया, जिससे यूपीआई बना दिया, और ओएनडीसी जो आ रहा है वो आपको बेसिकली समझिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको कॉमर्स होगा एग्जीक्यूट। जैसे अभी हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई, उस पर कॉमर्स होगा। मतलब कि हम जो अभी फूड मंगवाते हैं या शायद कैब बुक करते हैं, हो सके ये सब कुछ इस पे होना शुरू हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ही अगर ये करने लगेगा तो उन लोग का फिर बिजनेस खराब होने लगेगा? हो सकता है, लेकिन अब इसका दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि उन लोग को अपना लेवल उठाना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट तो ऐसा चीज ला रहा है जो कि बहुत हैवी है, बहुत चीप है, तो हम लोग अगर कुछ ऐसा डिस्कवरी नहीं किए जो कि लोगों को इसको यूज करने से बंद करे तो हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, शॉर्टर व्यू में लगेगा कि नहीं ये तो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में मार्केट में क्या हो रहा है, कंपटीशन भयानक से शूट अप करेगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल आपको इसलिए दिया था कि रियल लाइफ में आपको समझ में आया कैसे मार्केट कॉम्पिटेटिव बनता है, ठीक है। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अब इन एडिशन टू बायर्स एंड सेलर, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है मार्केट में सिर्फ बायर और सेलर ही रहेंगे? मान लीजिए सेलर यहां पे आपको 10 लाख है, ठीक है, बायर यहां पे आपको 30 लाख है, तो फिर ये आपस में मिलेंगे कैसे? बहुत क्लमजी नहीं हो जाएगा? हो सके सेलर को बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको कैसे बेचना है, किस कस्टमर को बेचना है, कस्टमर को ये नहीं पता कि सामान कैसे खरीदना है, कौन सा खरीदना है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, कौन सा सेलर कम दे रहा है, कौन सा वारंटी दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। लाइक बहुत सारा इंफॉर्मेशन असिमेट्री है, लाइक हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसे लाखों प्रॉब्लम, हजारों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीच में इंटरमीडियरी आता है। अब कोई इंटरमीडियरी क्या बोल देगा कि एक इंटरमीडियरी हो जाएगा, वो बोलेगा कि मैं आपका काम कर दूंगा, इसके लिए हमको बस एक कमीशन चाहिए, तो वो आपको एक इंटरमीडियरी हो जाएगा। इसको हम कह देंगे ब्रोकर्स। ब्रोकर्स इवेंचुअली क्या करता है, एक आदमी बायर, इसको घर खरीदना, ठीक है। दूसरा आदमी है सेलर, हाँ बी, इसको बेचना है। अब ये दोनों एक दूसरे को जाता और बेच देता, खरीद लेता। लेकिन भैया ए को क्या पता कि बी कहाँ घूम रहा है? ए तो बैठा हुआ है अपने घर के पार्क में, और बी घूम रहा आपको पटना के पार्क में। तो फिर ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? उनको पता कैसे चलेगा कि बी बेचना चाह रहा है, और बी को कैसे पता चलेगा कि ए खरीदना चाह रहा है? तो बीच में एक इंटरमीडियरी आता है, ब्रोकर। अब ये क्या बोलते हैं, ये ना बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, ये बस आपको क्या करेंगे कि भाई हम एक आदमी को जानते हैं जो पटना में, और ये बोलेंगे कि हम एक आदमी को जानते हैं जो आपको भोपाल में है, और ये खरीदना चाहता है, बेचना चाहते हैं, आप दोनों का हम काम करवा देंगे, बस हमको बीच में थोड़ा कमीशन दे दीजिए। तो मार्केट पार्टिसिपेंट आपको अलग अलग तरीके से सर्विस देते हैं। इनका सर्विस क्या था, इंटरकनेक्टिविटी। वैसे ही मान लीजिए रिटेलर का क्या रहेगा, इनका मान लीजिए हो गया स्टोरेज। अब मान लीजिए आपको फल खरीदना है तो आप जाइए अपने किसान के पास, वहां से फल खरीद के ले आइए। डील तो मार्केट का तो मतलब यही है ना, किसान को अपना फल बेचना है, आपको अपना फल खरीदना है। तो फिर रिटेलर का क्या काम है, वो क्या करता है, किसान से चीज को लाता है, स्टोर करता है, और उस स्टोरेज का आपसे पैसा ले रहा है कि आपका हम इनकन्वीनियंस को कट डाउन कर दिए। तो लाइक आपको आइडिया लग गया, ठीक है ना। वैसे ही आपको अलग अलग चीज, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में इंटरमीडियरी भी होते हैं, ठीक है। तो प्राइस हो गया, लैंडस्केप वाला हो गया, फिर हमारा कंपटीशन हो गया, फिर अब इंटरमीडियरी हो गया। अब देखिए हमें इवेंचुअली यही टॉपिक पे आना था, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज इज बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट प्लेस। अब देखिए ये इस वर्ड का भी आगे इंपॉर्टेंस दिखेगा, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है।
मार्केट प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए, अब आपने, जैसे मैं हमेशा वो बैग वाला एग्जांपल देता हूं, आपका दोस्त, वो बैग है मान लीजिए 1,000 रुपए का, आपका दोस्त बोलेगा कि यार बंटी, मैं तो 1200 में तेरे को बेचूंगा, तेरे को लेना है ले, मत लेना मत ले। तो वो 1200 में क्यों बेच रहा है 1,000 रुपए का चीज? तो उसके दिमाग में ये है कि मैं दुकान में गया था और वहां से लाया इतना, उसके पहले रिसर्च किया था और मैं तुमको फ्री में दे दूं तो 200 रुपये अपना उस मेहनत का लूंगा ना। तो इवेंचुअली आप मार्केट प्लेस में वो प्राइस पे कर रहे हैं जो आपको सेलर डिमांड कर रहा है, ना कि जो प्रोडक्ट का एक्चुअल में कॉस्ट है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इवेंचुअली ये कहना चाहता है कि वो अलग अलग फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो कॉस्ट प्लस, इसको हम फैक्टर्स कह सकते हैं। अब वो फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? आपको कंपटीशन के कारण आईफोन महंगा है और दूसरा कोई फोन सस्ता है। ठीक है, क्यों? कंपटीशन के कारण उसके पास ये है। कहीं पे टैक्स बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसके कारण उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कहीं पे कोई चीज को सस्ता करने के लिए सब्सिडी दे दिया गया है। कहीं पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत दूर से उसको ढो के लाया जा रहा है। कहीं पे आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रखा हुआ है। तो ये सब फैक्टर इसको करके अलग अलग दाम दे रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं पे बस ये 2 फैक्टर लगेगा, कहीं पे आपको शायद बस 1 फैक्टर लगेगा, कहीं पे सारा फैक्टर लगेगा। तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं एक ही प्रोडक्ट का आपको दाम अलग अलग जगह चेंज होते जा रहा है। आपने सुना होगा अपने अगल बगल में, भैया दुबई से थोड़ा लेते हैं ना, आपको आईफोन या कुछ भी लोग क्या क्या मंगवाते रहते हैं, मुझे पता नहीं। तो वो क्यों बोल रहे हैं? अब फोन तो तुम्हारे घर के बगल में ही बिक रहा है, वो वही फोन। क्यों? क्योंकि वहां पे शायद ये नहीं लग रहा है। तो एक फैक्टर वहां पे कम हो गया, इसलिए उसका दाम कम हो गया। ठीक है, तो मार्केट में प्राइस अलग अलग फैक्टर से आपको इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस हम समझ गए, उसमें इन्वॉल्व है बहुत सारा चीज। तो फिर वो क्या क्या एग्जैक्टली मैंने आपके लिए, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ऐसे इसका जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो फिर फैक्टर कॉस्ट क्या है? ठीक है, हमारा फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्शन कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट। बस इस वर्ड को अगर आप ठीक से समझे हुए हैं ना, तो आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा कि ये क्या होता है। जैसे मैं अगर इसी वर्ड के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, आप आंसर करिए। बस वाई या एन लिख दीजिए नीचे में, हमको आंसर मिल जाएगा। नहीं, वाई एन से तो पता नहीं चलेगा, ज्यादा जेड लिख दीजिए, कम के लिख दीजिए। ठीक है, तो या मोर, या जो लिखना लिखिए यार। फिर आपको रेफर्स टू, ये ये वर्ड आपको पता है ना अगर, तो आप आइडिया लग जाएगा। ऑल्दो यहां पे अगर पता, तो एक कैच है, वो कैच हम आगे बताएंगे कि इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर। देखिए, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने, आप मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला वीडियो देखा अगर आपने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्यों भाई? क्योंकि दीज पीपल, मतलब कि मिल के, जैसे हम 20 अगर अपना लिखे तो 20 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 2 × 4 × 5 20। तो 20 एक प्रोडक्ट है, किसका? 2 का, 2 का, 5 का। ठीक है, तो ये इसका क्या है? फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर मिलके एक प्रोडक्ट बनाया है। वैसे ही आपको एक फैक्टर होता है लैंड, ये मिलके लेबर, ये मिलके आपको कैपिटल, ये मिलके फिर एंटरप्रेन्योर, ये मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम लोग एक्चुअली में गुड्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया कि आपको कंपैरिजन में अच्छा लगे, आपको याद रहे चीजें। ठीक है, तो जो फैक्टर पे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, लैंड अगर हम खरीदेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? रेंट कहलाता है। अगर हम कैपिटल खरीदेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। लेबर अगर हमारा है तो उस पर एक्सपेंस क्या होता है? लेबर वेज होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर पे आपको क्या लगता है कि एक्सपेंस होता है? आप प्रॉफिट बोल सकते हैं, बट प्रॉफिट आपको क्या लगता है? एक्सपेंडिचर है। आप अगर काम करवाते हैं किसी सामान को बनवाने के लिए, वो सामान बिके ना बिके इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी आपको रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वेज देना पड़ेगा। लेकिन तब आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा नहीं ना। प्रॉफिट आपको तभी आता है
जब आप सामान बेच लेते हैं और उसमें मतलब कि फायदा मार्जिन आपको मिल जाता है, तो ये प्रॉफिट को हम एक्सपेंस नहीं कह सकते, ठीक है। मान लीजिए हम इसको वर्ड यहाँ पे रेवेन्यू बोलते ना सिर्फ, तो शायद फिर भी कंफ्यूजन हो जाता, मतलब तब शायद सही हो जाता कि हाँ वो चीज जो कि चारों फैक्टर को मिलता है। लेकिन यहां पे तीन फैक्टर को, जो हमें प्रोडक्ट से फायदा हो ना हो, बेचने के पहले वाले स्टेज में ही हमें इन तीनों को पैसा पे करना पड़ता है, और यही फैक्टर कॉस्ट में ना आपको सबसे बड़ा अंतर अभी लाने वाला है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस। अच्छे, चलिए continued. Factor cost include wages, rent, interest, and raw material cost among others. It excludes any additional expenses or charges beyond डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट वर्ड बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब जो टैक्स होता है वो भी तो आपको एक कॉस्ट ही होता है ना मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। तो लेकिन टैक्स डायरेक्ट कॉस्ट है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे हम समझते हैं, ठीक है। अब दुबई हो गया, ठीक है, वहां पे आईफोन बन रहा है। हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, यहां पे आईफोन बन रहा है। अब आईफोन दुबई में बनाने में लगा आपको 50,000 रुपया, ठीक है, और आईफोन इंडिया में बनाने में लगा 50,000 रुपया। लेकिन मार्केट में आपको दुबई में बिक रहा है 50,000 रुपया में, इंडिया में बिक रहा है 70,000 रुपया में। ऐसा क्यों हो गया यार? तो कॉस्ट यहां पे तो दोनों का सेम था, तो फिर यहां पे दोनों का मार्केट प्राइस अलग क्यों हो गया? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि मार्केट प्राइस में बहुत अलग अलग चीज ऐड होते हैं। तो इंडिया में वो 20,000 टैक्स की तरह जुड़ गया, दुबई वहां पे टैक्स 0 रखा हुआ है, तो वो 50,000 का 85,000 लग गया। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आईफोन में कितना लगा? 50। टैक्स प्रोडक्शन में तो नहीं लगा ना। और बस यही यहां पे इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट में, मतलब कि आईफोन को बनाने में जो लेबर लगा, जो कैपिटल लगा, जो मतलब कि मशीन लगा, या जो फैक्ट्री का जहां लैंड है उसको उसका रेंट देना पड़ा, बस यही मिलके जो आता है इसको कहेंगे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सच एज टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब बेसिकली एक्सक्लूड किया जा रहा है। इसको एकदम मैं भयानक तरीके से हाईलाइट किया हुआ, क्योंकि आदमी टेम्प्ट हो जाएगा कि एंटरप्रेन्योर क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नहीं। अब ये देखिए, व्हाट बट आई थॉट एंटरप्रेन्योर हु अर्न्स प्रॉफिट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एग्जैक्टली, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, वो आफ्टर सेल मिल रहा है, ठीक है। जब रेवेन्यू, जिनको जब जिस पे बना और जिस पे मार्केट प्राइस बेच रहे उसमें मार्जिन रहेगा, तभी उनको अपना रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इनका जो रिवॉर्ड है वो मिले ना मिले, आपको अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपको देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कॉस्ट, या फिक्स कह सकते हैं, वो तो किसी भी प्रोडक्ट में आपको देना ही देना है, आप प्रॉफिट लीजिए या ना लीजिए। जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे ये वाला बात कि ये बड़ी कंपनी है, यूनिकॉर्न है, लेकिन अभी भी ये तो लॉस में चल रही है, 8 साल से ये लॉस में चल रही है, इसमें तो प्रॉफिट है ही नहीं, इसमें ये है वो, बहुत इस टाइप का न्यूज़ सुनते होंगे आप। तो उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली? जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक जो मशीन्स यूज हो रहे हैं, या जो लैंड पे आपको वो बना हुआ है फैक्ट्री, उसके सारे चीज को तो पे किया जा रहा है ना, प्रॉफिट हो ना हो, ठीक है। भले एंटरप्रेन्योर को कुछ ना मिल रहा हो, जैसा बताया जाता है न्यूज में कि 8 साल से इन्होंने प्रॉफिट ही नहीं किया है, तो एंटरप्रेन्योर को तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको तो मिल रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें कॉस्ट में आपको कौन सा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? इसका हो रहा है, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि काफी है अंतर फैक्टर कॉस्ट और उसको मार्केट वाले कॉस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो फिर जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लेबर, कैपिटल एंड लैंड, प्राइमरी, ठीक है। इट इंक्लूड्स द पेमेंट मेड टू दीज फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ, ये हमने कर लिया, फोकसेस सोली ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द, ये हमने कर लिया कि जो सिर्फ अभी जो एग्जांपल दिया था उसके थ्रू, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट प्रोवाइड्स मेजर ऑफ द एक्ट, ये अच्छा वर्ड है कि जो एक्चुअल कॉस्ट होता है, जो एंटरप्रेन्योर का अपना रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको जो काम करके आपको
प्रोडक्ट बन रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, वो इवेंचुअली जो वैल्यू क्रिएटेड है कि वो किसके थ्रू आ रहा है, वो आपको वही लैंड, लेबर और इंटरेस्ट के कारण आ रहा है। प्रॉफिट्स ऑन द अदर हैंड आर कंसिडर्ड एज अ रेसिड्यूअल इनकम, कि हम उसको बेचे, रेवेन्यू कुछ आया बेच के, अब उस रेवेन्यू में से सब फैक्टर को बांट दिए, किसी को वेज दे दिए, किसी को रेंट दे दिए, किसी को इंटरेस्ट दे दिए, उसके बाद कुछ अगर बच जाता है तो वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स ऑन द अदर हैंड आर कंसीडर्ड द रेसिडुअल इनकम और रिटर्न टू एंटरप्रेन्योरशिप, इसीलिए वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट्स आर नॉट कंसीडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक वेजेस और रेंट। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में आपको यही था। तो आई होप कि आप मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस समझ पाए होंगे, और क्यों किसी में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और कौन से चीज को निकाल दिया जा रहा है। जैसे बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होता कि फैक्टर कॉस्ट में वो पार्ट को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको एज अ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन जब आप जीडीपी में इसका वर्ड का यूज पढ़िएगा कि फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है, या जब आपको मार्केट कॉस्ट पे करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें आपका ये समझ हेल्प करने पड़ेगा। तो ये आपका एक, जैसा कि हमारे इस सीरीज का नाम ही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो आई होप यू एक्चुअली लाइक दिस क्लासेस। लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, बिकॉज शेयर से एल्गोरिदम हमारे वीडियो को प्रमोट करता है, और जितना मुझे व्यूअरशिप मिलेगा मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। जो आज अगर मैं 12 घंटे या 16 घंटे काम कर रहा हूँ, तो कल शायद 17-18 घंटे काम कर जाऊं, और मैं फिर और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा, और वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।